यूपी की सड़कों पर आज अगर रात में सन्नाटा शांति का एहसास देता है तो ये जानना जरूरी है कि कभी यही सन्नाटा डर की चीखें छुपाए रखता था। एक समय था जब यहाँ पत्ता भी तभी हिलता था जब बाहुबलियों की मर्जी होती थी। ऐसा कम ही होता था कि सुबह अखबार के पहले पन्ने पर किसी मर्डर, अपहरण या गैंगवार की खबर ना हो। गाड़ियों का काफिला देखकर लोग रुक जाते थे, सिर झुका लेते थे। पता नहीं उसमें कौन बैठा हो सकता था सामने वाला कोई नेता ना हो बल्कि बंदूक उठाकर नेता बना हो। यूपी की ये कहानियां आज भले ही पुरानी लगी लेकिन आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। आज हम इन्हीं कहानियों और बाहुबलियों के कुछ किस्से देखने वाले हैं। 80 के दशक के बाद माहौल कुछ ऐसा बदला कि अपराधियों के लिए राजनीति सबसे आसान रास्ता बन गई। पहले गुंडे नेताओं के लिए काम करते थे लेकिन अब वही गुंडे नेता बन गए। एक दौर ऐसा आया जब विधानसभा में बैठने वाला कई बार का हत्या का आरोपी होता था और उल्टा उसे ही सुरक्षा दी जाती थी। और जब इस समय की बात होती है तो हरिशंकर तिवारी का नाम पहले आता है। कहते हैं कि गोरखपुर से आने वाले हरिशंकर तिवारी पहले माफिया थे जिसने दिखाया कि बंदूक और वोट का मेल कैसे होता है। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए चुनाव लड़ना और जीत जाना, फिर उसी इलाके में अपनी पकड़ बनाना, यह सब उनके लिए आम बात थी। हरिशंकर तिवारी के पीछे बड़ा वोट बैंक था। वह जब चलते थे तो लंबे काफिले में हजारों ब्राह्मण लड़के इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन हरिशंकर तिवारी के सामने भी कोई था, ठाकुर समुदाय से आने वाले वीरेंद्र प्रताप शाही। लोग बताते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ जाति या संघर्ष की लड़ाई नहीं थी, दोनों के बीच वर्चस्व की ऐसी लड़ाई थी जिसमें कई हत्याएं हुई। अगर आप आज भी किसी टाइम मशीन से पीछे जाएं तो आपको लगेगा कि उस समय गोलियां संविधान से ऊपर मानी जाती थी। गोलियां चलती थी, लाशें गिरती थी और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि पुलिस भी जानती थी कि उसका सामना सिर्फ अपराधी से नहीं है बल्कि सिस्टम से है, पावर से है, जिसका पूरा कंट्रोल इन्हीं कुछ लोगों के हाथों में था। कई अफसर तो ट्रांसफर के डर से एक शब्द भी नहीं बोलते थे और यही हाल न्यायपालिका का भी था। बताते हैं कि 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 जजों ने अतीक अहमद का केस सुनने तक से इनकार कर दिया था। सोचिए, एक माफिया का इतना डर। इसका कारण जजों ने व्यक्तिगत बताया और 11वें जज ने मामले पर सुनवाई की। ये कहानी उस दौर की है जब यूपी में पुलिस और नेता और माफिया एक ही सिस्टम का हिस्सा बन गए थे। अतीक अहमद का नाम आज हर कोई जानता है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, यह वहां का एक ऐसा बाहुबली था जो एक समय इतना ताकतवर था कि उसके एक इशारे पर मोहल्ले मोहल्ले खाली हो जाते थे। उसके घर में पुलिस वालों को बंधक बनाया गया लेकिन कोर्ट ने केस लेने से मना कर दिया, फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका। इलाहाबाद या यूपी ही नहीं, उसका नेटवर्क यूपी से बाहर भी फैला हुआ था। अतीक अहमद पर जमीन कब्जा करना, रंगदारी, मर्डर जैसे कितने आरोप थे। कहते हैं कि उसका काम सिस्टम को तोड़ना नहीं था, उसमें घुस जाना था। और इसी सिस्टम में एक और नाम था, मुख्तार अंसारी। गाजीपुर, मऊ, बनारस और इसके आसपास के इलाकों में उसका खौफ ऐसा था कि लोग उसका नाम लेने तक डरते थे। मुख्तार जेल में तो रहता था लेकिन उसका पूरा नेटवर्क वहीं से चलता था। कहते हैं कि फोन से आदेश देना, लोगों को धमकाना, टेंडर में हेराफेरी, ये सब उसके लिए नॉर्मल बिजनेस था। जेल में रहकर ही वह अपनी सरकार चलाता था, वह इसका गेम प्लान था। उसके लिए जेल सिर्फ 4 दीवारी थी जिसमें वह आराम से बैठकर बाहर की दुनिया चला रहा था। लेकिन हर बाहुबली गोली चलाकर या लाश गिराकर नहीं डराता। और पूर्वांचल के माफिया नेताओं की कहानी में ब्रजेश सिंह का भी नाम कुछ ऐसा ही है। ब्रजेश सिंह साइलेंट तरीके से काम करता था। अखबारों में ब्रजेश सिंह का नाम कम आता था लेकिन ताकत बहुत बड़ी थी। वो पॉलिटिक्स, टेंडर, खनन हर जगह था। उसकी टीम कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करती थी। टारगेटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, सिस्टम में सेटिंग, सब कुछ एक प्रोफेशनल तरीके से होता था। जिसका नाम मुख्तार अंसारी से गैंगवार में जुड़ा और एक समय पूरे पूर्वांचल में गोलियों की आवाज़ें आम हो गई। इस पूरे माफिया कल्चर का सबसे खतरनाक पहलू थी राजनीति। कोई भी पार्टी हो, इनको टिकट देती थी। कहते हैं कि बदले में ये लोग बूथ कैप्चरिंग से लेकर दहशत फैलाकर पार्टियों को वोट दिलाने का काम करते थे। और जब विधायक बनते थे तो पुलिस से लेकर डीएम तक सब इनके दरबार में लाइन लगाते थे। एक तरह से ये लेन देन की राजनीति थी। तुम हमारे लिए चुनाव जीतो, हम तुम्हें केस से बचाएंगे। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि ये लोग युवाओं के लिए भी रोल मॉडल बनते जा रहे थे। महंगी गाड़ियां, पावर, पैसा, इनके पास सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात कि कोई कुछ कहने के लिए हिम्मत भी नहीं करता था।
यूपी में मायावती की सरकार जाने की भी यही सबसे बड़ी वजह थी। मायावती ने 2011 में जाकर इस पर सबसे बड़ा एक्शन लिया। अगस्त 2011 में मायावती ने लगभग 21 मंत्रियों को हटा दिया। इसमें से अधिकतर पर भ्रष्टाचार, कामकाज में लापरवाही या जनता में खराब छवि होने के आरोप थे। यह कदम उन्होंने 2012 विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी की छवि सुधारने के लिए उठाया था, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। खैर, 2012 में सपा की सरकार आई। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। एक और उन्होंने यूपी 100 जैसी इमरजेंसी पुलिस सेवा शुरू की। महिलाओं के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन भी चलाई गई, लेकिन दूसरी तरफ ये कोशिशें अधूरी सी रह गई या उन पर राजनीति का साया पड़ गया। सरकार में रहते हुए माफिया नेताओं से दूरी बनाने की बात कही गई, लेकिन कई बार उन्हीं नेताओं को पार्टी से जुड़ने या टिकट मिलने की खबर सामने आई। कुछ जगहों पर गैंगस्टर एक्ट हटाने जैसे फैसले भी चर्चा में रहे, लेकिन 2017 के बाद यूपी की सियासत ने यू टर्न ले लिया। कोई नहीं जानता था कि भाजपा जीती तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के बाद माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया। बुलडोजर बाबा का ऐसा नाम मिला कि सिर्फ इमारतें ही नहीं बल्कि माफिया राज की जड़ें भी तोड़ी जाने लगी। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सबको जेल में डाल दिया गया। उनकी संपत्ति जब्त की गई और पहली बार ऐसा हुआ कि जनता ने पुलिस को भी समर्थन दिया। अतीक की सरेआम हत्या ने भले यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हों, लेकिन आम जनता ने इसे उस खौफ का जवाब माना जो सालों से दिल में जमा था। आज यूपी में हालात पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन वो दौर जब माफिया ही कानून थे लोगों की यादों में आज भी जिंदा हैं और वो आज भी उसकी कहानियां सुनाते हैं।